अदर नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। मुद्दा जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक ही रहता है और आज का मुद्दा भी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की अगर डेमोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी पे अगर नज़र डालें तो सबसे पहले मसला ज़मीन का आता है। जम्मू कश्मीर पहाड़ों की एक ज़मीन है, पहाड़ों से घिरी ज़मीन है। यहाँ ज़मीन सब पहाड़ों से घिरी हो तो मैदानी इलाके जहाँ आबादी हो वो बहुत कम है। और पहाड़ों की ज़मीन की हिफाजत अपनी जगह पे हमारा टूरिज़म सेक्टर जो है, जो जम्मू कश्मीर को एक नई मंजिल देता है, वो पहाड़ों की वजह से है। और इन पहाड़ों पे जंगलात है और ये जंगलात हमारे लिए कितने मुफीद हैं, कितने फ़ायदेमंद हैं। पुराने ज़माने में कहावत थी, जब दुनिया में टीबी का इलाज नहीं था तो बताया जाता था, तब जो हकीम हुआ करते थे, डॉक्टर्स तब के, वो बताया करते थे कि कश्मीर जाइएगा, वहाँ पहाड़ों में जंगलात में दरख्तों के नीचे रहिएगा, टीबी का इलाज हो जाएगा। उसकी वजह यही थी कि हमारे जो जंगलात हैं ये अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन देते हैं, तो उससे साफ ज़ाहिर है जब टीबी के मरीज़ को अच्छी तादाद में ऑक्सीजन मिलता था तो उसका इलाज हो पाता था। लेकिन वक्त गुजरते साथ साथ कुछ हमने खुद जंगलात काटे, कुछ कुदरती तूफ़ान आए, कुछ ऐसे मामलात हुए तो कश्मीर के जंगलात में भी कमी होना शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जहाँ हमने निचले इलाकों में जो घास चराई थी, सरकार की ज़मीनें थी, उन पर जहाँ हमने कब्ज़ा जमाया, वहीं उसके साथ साथ हमने पहाड़ों पे भी कब्ज़ा जमाना शुरू किया। जब हमने पहाड़ों पे कब्ज़ा जमाना शुरू किया तो सरकार को भी होश आया, तो उसने कुछ कवानीन भी बनाए इन पहाड़ों को, इन जंगलात को बचाने के लिए। लेकिन इस बचाने के बीच में कई ऐसे इकदाम हैं जिनके बाद रोंगटे भी खड़े होते हैं। एक तस्वीर या एक ख़बर जो है अखबारात में छपी है और इस खबर में बताया जाता है कि 576 हेक्टर का जो हमारी जंगलात की ज़मीन है, ये जम्मू कश्मीर में साल 2021 से 2024 यानी 3 सालों में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने तब्दील किए हैं। और ये बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने ही बताया है। और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज का जो माहौल जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है। और इसमें यह है कि ये जो डाइवर्शन है जो है फॉरेस्ट लैंड का, सरकार खुद बताती है कि ये वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1981 के तहत हुआ है और इसमें जो है ये ज़मीन तब्दील की गई है। क्या वाकई में ये हमारी ज़मीन जो है, हम इतने रईस हैं ज़मीन के मामले में, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा जंगलात में? हम इन्वायरमेंट की जहाँ बात की जाती है वहाँ पे हम इंडस्ट्री खोलें, हम वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करें, तो क्या ये हमारे माहौल पर असर नहीं पड़ेगा? और फिर ऑलरेडी हमारे पास ज़मीनें कम हैं, तो उसका हवाले से ये मामला जो है थोड़ा सा संगीन मामला दिखाई देता है। इस मामले पे 2 लोग मेरे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं। चौधरी तालिब हैं, ट्राइबल कम्युनिटी यानी गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये अक्सर हमारे जंगलात, चूँकि गुज्जर बरादरी की अक्सर आबादी जो है जंगलात के ही इलाकों में रहती है और जंगलात को ही वो अपना जीना मरना समझते हैं। कुछ उनसे भी गलतियाँ हुई, अक्सर उनसे गलतियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं हुई। और राजा मुजफ्फर हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, नज़र रखते हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे चौधरी तालिब भी ज्वाइन करे। चौधरी तालिब ने भी ज्वाइन किया फ़ोन लाइन पे, चूँकि जंगलात के इलाके में चौधरी तालिब है तो वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो फ़ोन पे ही वो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। मैं ज़रा पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, मैं अभी कुछ देर पहले आपका एक आर्टिकल पढ़ता था, 3 साल पहले का ये आर्टिकल है और ये मुल्क के एक जाने माने मैगज़ीन में छपा हुआ है, जिस तरह मैं वो पढ़ रहा था। इसी हमारे फॉरेस्ट लैंड के मुताबिक ऑलरेडी हमारे पास ज़मीनें कम है, सरकार ने तो ज़मीन दे दी है 576 हेक्टर, ये मेरे ख्याल में 10,000 कनाल के आसपास बनती है, मेरा आइडिया है। 11,500 कनाल ज़मीन ये देने का मामला जो है ये किस लिए दी होगी सरकार ने? वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री जंगलात में लग सकती है, पहाड़ों पे लग सकती है? ये कौन से प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं? क्या सरकार ने वाकई में सीरियसनेस दिखाई है इस मामले को लेकर? देखिए, मसला ये है कि जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है बहुत ही कम है। हमारी लैंड होल्डिंग जो, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग की बात करें, यही कोई 4-5 कनाल के आसपास होगी, उससे भी कम होगी। एग्रीकल्चर जो मतलब लोग किसानी के साथ हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर करते हैं, किसान जो है यहाँ का किसान उस डेफिनेशन में आता है कि जो बिलो मार्जिनल से भी नीचे है। एक तो होगी डेफिनेशन होती है किसानों की एज पर एग्रीकल्चर सेंसस, एक होता है लार्ज फार्मर, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लो, उसके बाद होता है मार्जिनल। और मार्जिनल भी वो फार्मर होता है जिसके पास कम से कम 20 कनाल जमीन हो। और हम
जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां का किसान उस डेफिनेशन में आता है कि उसकी कोई डेफिनेशन ही किताब में नहीं है, बिलो मार्जिनल। अब हमारे थे जंगलात कि जिन पे हमारा क्लाइमेट भी डिपेंडेंट था, जिस पे हमारा एनवायरनमेंट डिपेंडेंट था, जिस पे हमारा सब कुछ था, तो उसको भी आप डाइवर्ट करेंगे और नॉन फॉरेस्ट यूज, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हो, फैक्ट्री लगाने के लिए हो, मुझे लगता है ये हमारे साथ जुल्म है। अभी हाल ही में 21 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। 21 मार्च को दुनिया भर में मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। और इस साल की जो थीम थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस साल की जो थीम थी इस दिन की, वो थी फॉरेस्ट एंड फूड, जो कि हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने 600 साल पहले कहा है, अन्न पोषित लिए वन पोष। अन्न मतलब खाना, हमें अन्न तब मिलेगा जब हमारे पास वन होगा। अगर वन नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, मतलब खाना नहीं होगा। क्योंकि इसी से जो है जंगलात की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है। अगर ये खत्म हो जाएंगे, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, बारिशें नहीं होगी, हमारे जंगलात खत्म हो जाएंगे, हमारे ग्लेशियर सूख जाएंगे, पानी नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा तो फिर खाना भी नहीं होगा। ये खास लिखा था, इस साल की थीम थी ये इंटरनेशनल वाटर डे की। एक तरफ से हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के जो लीडर्स है इंटरनेशनल फोरम्स में जाते हैं, COP26, COP27, COP28 था, अभी दुबई में, अबू धाबी में था, उससे पहले बाकी ममालिक में था। वहां जाते हैं और वहां पे फोरम्स में सिग्नेटरीज बनते हैं कि हम जी इसमें एनवायरनमेंट को बचाएंगे, क्लाइमेट को बचाएंगे, हम जो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमें 2030 तक ये करना है। पर जब जमीनी सतह पे देखते हैं कि ऐसे काम किए जाते हैं कवानीन की आड़ में, जो भी आपने बड़ा वन संरक्षण अधिनियम पढ़ा आपने, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब तो इन कानूनों के नाम भी ऐसे चेंज किए गए हैं कि हमें जो नॉन हिंदी स्पीकिंग क्या बोलते लोग हैं, खासकर हमारे कश्मीर के अंदर है, या तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका का है, उनको ये नाम लेना भी नहीं आता है। चलिए, अब उसमें ऐसी तरामीम किए गए, ऐसी चेंजेस किए गए हैं कि अब ये फॉरेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए। अगर एक जंगल के अंदर आप कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई सीमेंट की फैक्ट्री डालेंगे, कोई इंडस्ट्री डालेंगे, वहां क्या होगा? वहां तो कार्बन एमिशन होगा, धुआं होगा। पहले तो आपके ग्लेशियरों पे ब्लैक कार्बन की परत लग जाएगी, वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, वहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वहां पे शोर शराबा होगा, उसका इंपैक्ट वाइल्ड लाइफ पे होगा। वो जंगली जानवर कहां जाएंगे? वो भाग जाएंगे वहां से, वो शहरी इलाकों में आ जाएंगे। तो इसका इंपैक्ट हर तरीके से है। अब देखना है कि अगर इन्होंने 576 हेक्टेयर डाइवर्ट किए हैं, 11,500 कनाल डाइवर्ट किए हैं, ये किस लिए डाइवर्ट किए? मैं अभी उस पर आऊँ। मैं क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे थोड़ा सा हिंट मुझे दिया, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन मेरे साथ चौधरी तालिब हैं। चौधरी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ज़रा सवाल आपकी राय जानना चाहता, नॉट सवाल जी। चौधरी साहब, चूँकि आप ट्राइबल कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और गुजरों में बड़े बुजुर्गों की एक कहावत थी कि खुदा को अगर ढूंढना है तो जंगलात में मिलेगा। ये आमतौर पे हमारे पहाड़े बुजुर्ग, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, उन सब का कहना था। और उसका ये मकसद नहीं था, उनका यही होता था कि जंगलों में आदमी जाता है, वहाँ वो जो है अपनी इबादत करता है, तन्हाई में लो लगाता है सीधा खुदा के साथ। तो वहाँ पे ये आम उसी कंटेक्स्ट में ये था, जिस तरह मुझे समझ में आया है कि वो वहाँ पे है। इसी जंगलात के हवाले से अब जो लोगों ने भी काटना शुरू कर दिया, लोगों ने ख़त्म करना शुरू कर दिया, सरकारें भी अब कहीं ना कहीं कानून की आड़ में लेके कर रही हैं। आप क्या देख रहे हैं? गुजर कम्युनिटी जो ज़्यादा तादाद में जंगलात पे मुनहसिर है, ये गुजर कम्युनिटी पे भी बड़ा हमला तो नहीं हो सकता है? सनम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा चेक कर लें, आवाज़ डबल आ रही है, लेकिन चले मैं बात कंटिन्यू करूंगा।
हमें आपकी आवाज बिल्कुल सही आ मैं रही ये है। दूसरे मेहमान को सुन रहा था, क्योंकि अब मैं फोन पे हूँ और मुझे शक्लें भी नहीं नजर आ रही, तो मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा, इसके लिए मैं माजरत खाई चाहता हूँ। ये राजा लेकिन मुजफ्फर बड़ी है। अच्छी बात की मैं इनमें एक ही एडिशन करना चाहता हूँ कि देखें, जंगलात इंसान की जिंदगी है और किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत, किसी भी खित्ते को आगे बढ़ने के लिए उसकी जंगलात सबसे जरूरी है। इन जंगलात जो है हमारी मुल्क की भी अगर बात करें तो पानी समंदर के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है हमारा फॉरेस्ट है। लेकिन अब देखते हैं आपकी रियासत जम्मू और कश्मीर को किस तरह से आस्ता आस्ता चीजों को यहाँ से खत्म किया जा रहा है। मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम जब वाड़वन जाते हैं, मैं कुकरनाग का रहने वाला हूँ, जब हम वाड़वन जाते हैं तो वाड़वन के एक तो वाड़वन की पूरी वादी जो है वो नंगी पहाड़ों वाली वादी है, लेकिन साइड पे बहुत घने जंगल हैं जो मड़ुआ के जाते हुए रास्ते में नजर आएंगे आपको। आप देखेंगे कि रास्ते में कोई 100 कनाल से जायद 100-200 कनाल के करीब जंगलात जो है वो जला के राख कर दिए, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो दूसरी तरफ जो आपने सनम भाई कहा कि काटना शुरू कर दिया, स्मगल हो रहा है, ये सब चीजें हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया इसलिए गया, ये कोई इंडियन लेजिस्लेचर ने पहली बार कमाल नहीं कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए जो फॉरेस्ट डिवेलियर्स हैं या फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनका लिवलीहुड फॉरेस्ट पे चलता है, उन लोगों को फॉरेस्ट राइट्स दिए गए कि वो फॉरेस्ट के अंदर रहें, पत्ते वगैरह अपने जानवरों को चराएं और उसके साथ में वो जंगलात का तहफ्फुज करें। तो यही 2006 के अंदर भी इंडियन लेजिस्लेशन पास हुआ यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, और वही एब्रोगेशन 370 के बाद J&K में भी एक्सटेंड हुआ। अब उसमें होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के जो फॉरेस्ट डिवेलियर्स हैं, फॉरेस्ट डिवेलियर्स में जनाब नॉन ट्राइबल आ गए, जिसमें कश्मीरी है, गुजर है, कोई और है जो जंगलात की अराजी पे अपना गुजर बसर करता है। जैसे इंडिया के अंदर आप देखते हैं बहुत सारी रियासतों के अंदर बांबू है, जो बांस का जंगल, उस पे लोगों का गुजर बसर होता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी रियासत में भी जंगलात के ऊपर मुनस्सर है बहुत बड़ी आबादी रियासत जम्मू और कश्मीर की। तो वो एक तो आप ये समझें कि चलिए, जैसे भाई ने कहा कि साहब ने कहा, हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे जमीनें हैं ही कितनी, तो आज आके हमारे पास फॉरेस्ट थे, आज आके हमारे पास पानी था, पानी से भी जो तवानाई पैदा की गई उसका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आज आके हमारे पास ले दे के फॉरेस्ट बचा था, उसमें भी इस तरह से अगर कब्जा होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाने लगेंगे, यहाँ के जो फिर असल में जो रियासत जम्मू और कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। और दूसरा सबसे मैं आपको बताता हूँ कि पामपुर के इलाके में आप देखिए जो सीमेंट की फैक्ट्री है, पीछे वाली साइड आप खन्मू के सामने आ जाएं तो वहां पे देखें, मुझे एग्जैक्ट फैक्ट्री का नाम भूल रहा हूं मैं, तो वहां पे लोगों ने एहतजाज किया बहुत बड़े लेवल पे। वहां पे फैक्ट्री के नजदीक जो थे लोग बहुत बड़ी तादाद में बीमार होने लगे, और फिर उस पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाएंगे, वहां पे भी लोगों की सेम शिकायत है। और उसके अलावा जो जंगलात की तबाही होती है, एक फैक्ट्री आप चाहे अगरचे नीचे भी लगाएंगे तो भी जंगलात के तो सीधा जनाब कश्मीर को और खास कश्मीर को खत्म करने की एक साजिश, मुझे लगता है बहुत को बात देता हूँ कि आपने इस पे स्टार्ट की बात करना। इस पर पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की उस कॉल पे जो अभी दूसरे पैनलिस्ट साहब ने हम सब के लिए सुनाया, तो उन्हीं पे ये सोचते हुए कि हमारा अन्न, हमारा अनाज, हमारी रोजी रोटी इन जंगलात पे चलती है, और अगर इन पे भी कब्जा हो गया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। ये मैं ज़रा अभी राजा मुजफ्फर ने बताया था कि कहाँ पे लैंड हुई है। मैं एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से कुछ देर पहले बात कर रहा था, उन्होंने मुझे पूरा तो नहीं बताया लेकिन डायरेक्ट हिंट दिया था कि ये पावर हाउसेस वगैरह में यूटिलाइज हुई है, पहाड़ों के आसपास जो पावर हाउस। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें, इतने हमारे कितने पावर हाउस हैं जहाँ पे 11,000 कनाल ज़मीन जो है यूटिलाइज हो सकती है। राजा मुजफ्फर, क्या आपका कुछ आइडिया, क्योंकि उनने बताया कि नहीं पहाड़ों में जंगलात में कहाँ फैक्ट्री लगेगी, जंगलात में इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ खड़ा होगा, तो उनने कहा ये पावर सेक्टर के लिए है जो हमारे पावर हाउस वगैरह बने। मुझे तो कोई ऐसा कश्मीर में पावर हाउस नहीं है जो 10 कनाल से ज़्यादा ज़मीन ले गया होगा, ऐसा नज़र नहीं आता है। तो ये कहाँ पे कुछ आपको आइडिया नज़र है, वाकई में ब्यूरोक्रेट ने जो बताया सही बताया या कि वो भी टरका ही गया? सनम साहब, पहले में जो तालिब साहब मैं राजा मुजफ्फर बात कर रहा हूँ, आपकी शक्ल नहीं देख रहा, फोन है शायद, तो जी जी। मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू करूंगा। इन्होंने बात की पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की।
एक तरफ से सरकार बनाती है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर लोग हैं, इसलिए भी लड़ाई लड़ी है मैंने 2019-20 में जब इनको निकाल रहे थे। उसके बाद ये कानून जो है रोल आउट हो गया। एक तरफ से बोलते हैं कि फॉरेस्ट पे जो है इन जो वहाँ ट्रेडिशनल लोग रहते हैं उनके हुकूक होंगे, जंगल के लिए हुकूक दिए जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो या कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट हो। मगर दूसरी तरफ से जमीन ली जाती है और वहां पे पावर हाउस बनाया जाता है या बाकी चीज बनाया जाता है। कोई भी क्या इनसे पूछा जाता है? क्या ग्राम सभा को किया था वहां पे? अगर कानून में लिखा है कि दुनिया भर में ये कवानीन है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ने पहली बार ये कानून बनाया, ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे गाइडलाइंस दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि तमाम ममालिक में ये कवानीन है। अभी हिंदुस्तान में 2006 से लागू है, हमारे यहाँ पे 2019 के बाद आया, वो भी रोल आउट तब हुआ जब लोगों ने शोर मचाया। यहाँ एक तरफ से हिंदुस्तान बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हमने इतने लॉ सेंटर के यहाँ पे लाए, लोगों को उससे फायदा मिलेगा। क्या जमीनी सतह पे लोगों को फायदा मिलता है वो देखना पड़ेगा हमें। एक तो ये बात है। दूसरी बात आपने कही कि इस पे पावर हाउस बनाए गए हैं। चले हम मानेंगे 11,500 कनाल पे बिजली घर बनाए गए हैं, बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, चाहे किश्तवाड़ में है, चाहे डोडा में है, चाहे रियासी में है, चाहे रामबन में है, चाहे ओडिसवल है, या छोटे छोटे पावर हाउसेस बड़गाम में बनाए, बाकी जाकी जगहों पे। अब मुझे बताइए, अगर हमने 11,500 कनाल की भी हमने कुर्बानी दे दी, जंगलात की भी कुर्बानी दे दी, हमारे लाइवलीहुड की भी कुर्बानी दे दी, हमारे ट्राइबल लोगों की जमीनें थी या उनके राइट्स इस पे थे, उनके हुकूक थे, उसकी भी कुर्बानी दे दी, क्या हमें 15 घंटे बिजली मिलती है? अब सवाल है 2022 से 2024 तक 2 साल में ना, सवाल 21-22 से ये कितने प्रोजेक्ट बन गए, इसमें कितने प्रोजेक्ट बने हैं? कितने गए होंगे, कितने नए गए होंगे? पुराने तो हमारे वही थे, नया कोई बना नहीं। बगलियार पे काम चल रहा था, उसके बाद आपका सावलाकोट में काम चल रहा था, उसके बाद आपका नया दुलहस्ती पे काम चल रहा है। नया तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया ही नहीं, हमने नहीं देखा। अगर आया भी उसका फायदा भी बाद में हमें नहीं मिलता है। हमारी तो ऐसी हालत हो गई है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना हम उधर के हुए ना इधर के हो रहे। इनकी हमारी चली जाती है, जंगलात भी हमारी चली जाती है। बाद में आप बिजली के प्रोजेक्ट बनाते हैं, NHPC यहाँ पे आता है, वो यहाँ की बिजली वहां ले जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। हम लंगड़े लूले हो चुके हैं, कुछ हमारे पास नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं। चौधरी तालिब साहब, जरा मुझे जंगलात से, आप हैं, जंगलात में रहते हैं, जंगलात में सोना बिछोना सब कुछ आपका है, क्या सिचुएशन है हमारी इस वक्त जंगलात की? थोड़ा सा आप अपनी तफसील से हमारे नाजरीन को भी बताएं, और सरकार में अगर कोई सुन रहा है जिसके साहिब हसीयत और साहिब अकल के लोग जो हैं वो भी सुने कि जंगलात की असल हकीकत इस वक्त कहाँ तक बची है। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ जंगलात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब वहाँ नए नए पौधे तो चढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुराना देवदार था वो ख़त्म हो चुका है। तो ज़रा बताइएगा क्या सिचुएशन है और कहाँ पे हम अभी है इस सिचुएशन में? सनम भाई, पिछली बातचीत में मैं राजा मुजफ्फर साहब को पहचान नहीं पाया था, अब मैं पहचान गया। राजा मुजफ्फर साहब फॉरेस्ट राइट्स के लिए और फॉरेस्ट राइट्स की अवेयरनेस के लिए स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा फ्रंट पे रहे हैं। मैं इनका मशहूर भी हूँ और इनका बड़ा चाहने वाला भी हूँ। रहा ताल्लुक की फॉरेस्ट राइट्स की क्या बात है, तो आप समझें कि 2000 जब यहाँ पे एब्रोगेशन 370 हुआ और उसके बाद जब लोगों ने हल्ला मचाया, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम लोग, आपको याद होगा सनम भाई कि जब चौधरी लाल सिंह साहब लास्ट गवर्नमेंट में यहाँ पे मिनिस्टर थे, हम तब से फॉरेस्ट राइट एक्ट की डिमांड कर रहे थे। मैं फॉरेस्ट राइट करने आया, जब फॉरेस्ट होंगे तब राइट्स होंगे। फॉरेस्ट की क्या पोजीशन है? राइट्स तो हमारे वो तो पता ही है, पहले फॉरेस्ट पे वो बचे हैं, फॉरेस्ट क्या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं आपसे गुजारिश मैंने अभी की ना कि जंगलात को बचाने के लिए जो हमने करना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए थी। अगर जंगलात बचा होता तो आज ये खवातीन नहीं रोती सर, यहाँ पे अच्छा बल नहीं सूख गया होता। बेवक्त बारिशें और जिस वक्त बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं होती, ये उसी का तो हम खामियाजा भुगत रहे हैं जो जंगलात खत्म किए जा रहे हैं। और फिर मुझे ये बताइए ना सर, जो डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने एक बड़ी अहम बात कही कि बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि 11,000 कनाल पे आपने प्रोजेक्ट और पता नहीं, और वो सब प्रोजेक्ट जिसका जे&के के स्टेट के लोगों को कोई फायदा नहीं है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी के आपने इतने प्रोजेक्ट खड़े कर दिए, बगलियार है, बाकी 4 हैं। तो जनाब बताइए ना, आज स्टेट में बिजली का क्या बहरान है, कितना हम लोगों से खून चूसा जा रहा है बिजली के नाम पे। और फिर मुझे ये बताइए कि चलिए और भी ठीक है, आपने 11,000 कनाल प्रोजेक्ट्स के ले लिए,
तो 1000 कनाल में तो सर आपके कितने ही हजारों खाना बदोश लैंडलेस लोग वहां पे एडजस्ट हो जाते। आप तो उनके लिए कॉलोनीज बना सकते थे, लेकिन आपकी उधर नीयत नहीं है, बस जंगलात को कुछ करके लूटना है। तो मेरी हालांकि ये मैं आपको गुजारिश ये कर दूं सर, अभी जब आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कहा तो उसके बाद मुझे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से फोन आया। अमनाड़ी एक गांव है, वहां पे कल फॉरेस्ट के लोग और पूरा अमला तामझाम लेके पहुंचे हुए थे। वहां एक ट्राइबल बेचारा जो कई अपने नस्लों से वहां पे रहता है उसको उजाड़ रहे हैं। तो उसके पीछे मकसद क्या है पूरी स्टेट से लोगों को उजाड़ने का, नए हकूक देना तो दूसरी बात, लेकिन जो ऑलरेडी बेचारे जंगलात के अंदर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि हाफ कंक्रीटेड शेड आप बना सकते हो विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, अगर आप ट्राइबल हैं, अगर आप फॉरेस्ट डिवेलियर हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के होते हुए भी लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अब उसके बाद उसके बरक्स मंशा क्या थी वो आज जाहिर हो रही है कि ये लोग इतनी सारी जमीन जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। अब उसमें क्या प्रोजेक्ट बनेंगे, क्या होगा, वो आने वाले वक्त में बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा अपने सर्वाइवल को लेके और अपने राइट्स को लेके बहुत बड़ी अवेयरनेस खड़ी हो गई है इंशाल्लाह। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जैसे साउथ की स्टेट्स के अंदर यहाँ पे चिपकू मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक उसी तरह हमें अपने पेड़ बचाने होंगे, हमें अपने जंगलात बचाने होंगे, हमें पेड़ों के साथ चिपक के भी रहना होगा। हम मशीनें नहीं लगने देंगे, ये आरे लेके यहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते। बिल्कुल आरे लेके पेड़ नहीं काटने देंगे और नहीं देने हैं हमें, चाहे वो कुछ भी। राजा मुजफ्फर, एक सवाल और, अभी हम थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो गए इससे। ये सरकार जो करिए वो करिए, लेकिन अभी भी हमारे कुछ इदारे हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो जंगलात में घुसा पड़ा है, वो खुद काटता है और बताता है जी ये जो हम जो डेड वुड है उसको निकाल रहे हैं। लेकिन डेड वुड के नाम पे वहाँ ठेकेदार जो निकालता है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ों की इन्हीं जंगलात के पास रहने वाला हूँ। मैं इन्हीं में पल बढ़ के जवान हुआ हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जंगलात महकमा कहते हैं। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जंगलात से हमारे जो ग्रीनरी है यहाँ की, चाहे वो लाली मर्दों के चेहरे की है या हमारे खेत खलियान की हरियाली है, ये सब जंगलात से ही है। तो इस पे हमें क्या करना चाहिए, जंगलात को कैसे रोके, महकमे जंगलात को काटने से अगर रोकना है आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को मजबूत करना है। ये इंटरनेशनल लेवल पे बताया गया है कि आचुना गुर कारण गलवानस हवाल, कश्मीरी में कहते हैं ना, घोड़ा गलवान के हवाले करो। फॉरेस्ट की अगर कोई रखवाली करेगा, वो उन जंगलों के नजदीक रहने वाले लोग हैं, आप इनको कम्युनिटी राइट्स दे दो, आप इनको इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स दे दो, आप उनको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दे दो। कम्युनिटी ही, अगर वहां पे जंगल चोर होंगे, कम्युनिटी ही उनको सीधे करेगी। कितने भी आप लॉज लाओ, उससे नहीं होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पहले इसमें अगर कोई एक्सट्रैक्शन होती भी थी, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता था। अब उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से छीन के वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को दे दिया, एसएफसी को दिया है। सरकारों का काम है एसएफसी का। अब उसमें उतनी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। अब दो लोग रह गए ना। एक देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको वहां करना था रखवाली, उसमें भी अच्छे लोग, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सब लोग ऐसे हैं। वो लोग फिर ऐसे तब हो जाते हैं जब वहां से जंगल स्मगलर्स का भी खतरनाक रोल रहता है। फिर उसमें कुछ लोग सरेंडर कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें बैड एलिमेंट्स वो उनसे मिल जाते हैं। मगर जब से उन्होंने फिर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को भी लाया, इसको भी लाया, ठेकेदारों को भी लाया, उससे अगर उनको वहां पे सूखी लकड़ी निकालनी थी, उसके आड़े बाकी चीजें भी होती है। मगर फिर भी एक चीज ये है कि जब से ये बाहर का टिम्बर यहाँ पे आया, बाहर की स्टेट से आया, चाइना से आया, रशिया से आया, उससे भी थोड़ा सा बहुत ये हो गया कि नहीं, मैं उस चीज पे हमारे जंगलात में सूखी लकड़ी पिछले 40 सालों में बची कहाँ है, निकालते क्या वहां से? सूखी लकड़ी पड़ी है, उसको कहाँ है? नहीं है ना, प्रॉपर्ली नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मैं लोलाब से हूँ, मैं आपको बताऊंगा, से टिम्बर को लिया जाता है बारामूला के टिम्बर को यहाँ लाया जाता है। राजा साहब मेरा उधर लिया जाता है, कोई राजा साहब मेरा ताल्लुक वादी लोलाब से है। लोलाब को लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पाइन जो है जो कायर का देवदार दरख्त है, वो इतनी बहुतात में था कि मेरे आंगन तक मैं जब छोटा था, मुझे याद है, मुझे माँ रोकती थी। अब देवदार कुलस्ताल गजिन की आती सर्फ, ये मुझे माँ रोकती थी कि देवदार के नीचे सर्फ होगा। आज वो तो ख्वाब में नहीं मिलने के आया। अब वो छोटे छोटे झुंड बचे हैं ऊपर थोड़ी वो पहाड़ों पे जंगलाती इलाके में निचले। और फिर वहाँ 40 सालों में कौन सा डेड वुड बचा है? अब तो बचा ही कुछ नहीं है, वो सब निकाल दिया। अगर कुछ बचा होगा तो ये क्या जंगलात महकमा घुसा पड़ा रहता है, इसमें एसएफसी घुसा रहता है। अब मसला यही है कि अब ऑलरेडी हमारा इतना डैमेज हो चुका है फॉरेस्ट,
इतना फॉरेस्ट कवर हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद अगर आप इसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये लोग समझते हैं कि तरक्की क्या है, तरक्की कोई रोड है, कोई हाईवे है, कोई रेलवे प्रोजेक्ट है, तरक्की ये नहीं है। अगर हम ज्यादा जो है घने जंगल बनाए, घने जंगल हमारे पास हो, घने फॉरेस्ट हमारे पास हो, अगर हमारे पास ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो भी एक तरक्की है, वो भी एक नाम है, सबसे ज्यादा तरक्की है, एक इज्जत है। क्योंकि उससे हम मतलब हमारा जो है हमारी लाइफ है आगे तकरीबन अगर ये 100 साल तक चलती, वो 500 साल तक चलेगी। मगर जिस तरीके के हम डेवलपमेंट का ख्वाब देखते हैं, सोचते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उससे तो ये होगा कि 50 साल के बाद ही हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा द एंड हो जाएगा। हमारा दैन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हमने इस पे आज कंट्रोल नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर और चौधरी तालिब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाज़त नहीं देता है, मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे में हम जंगलात की जब बात करते हैं तो ये हमारा मुस्तकबल है। इन जंगलात जो कश्मीर जो है दुनिया भर में अब मगर मशहूर है, तो अपने चश्मों के लिए मशहूर है, अपने नदी नालों के लिए मशहूर है, अपने पानी के लिए मशहूर है। लेकिन इस पानी का मंबा, इन चश्मों का मंबा, इन सब का मंबा हमारे जंगलात हैं। हमारे जंगलात जो हैं ये जब हवा देते हैं, बाहर जो ऑक्सीजन देते हैं, उसके साथ साथ जो बाकी इन्वायरमेंट देते हैं, उससे हमारे यहाँ बारिशें होती हैं, उससे हमारे यहाँ ग्लेशियर बनते हैं, उससे हमारे यहाँ बर्फबारी होती है। हमने जंगलात काटे। इस साल आपने देखा बर्फबारी कब हुई, जब आपका मौसम ही नहीं था बर्फबारी का, बिन मौसम बरसात, बिन मौसम बारिशें। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जंगलात काटे, लेकिन अब सरकारी सतह पे जो 10,000 कनाल ज़मीन है की जो खबरें आ रही हैं, इस पर भी एक सवाल है कि कहाँ पे और किसके लिए। ऑफिशियली तौर पे सरकारी कोई इदारा ये बता नहीं सका कि कहाँ पे ये जारी है और किस में जारी है, लेकिन खदशात बहुत से, नहीं खदशात से हमें निपटने की ज़रूरत है। बताएं आपको हमारी बका का, ज़िंदगी का जो इन्हिसार है वो जंगलात पानी पे है और पानी जंगलात का मोहताज है। मुद्दा हमारा आज का इतना ही। उम्मीद है पानी को बचाने के लिए भरपूर कोशिश भी करेंगे और साथ साथ में हमारे जंगलात को भी बचाने में अपना एक रोल जो है वो अदा करते रहेंगे। इतना ही अभी दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रात 10 बजे, रात 9 बजे दिन भर में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।